गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपना हिस्ट्री का पहला लेसन शुरू करेंगे समय की शुरुआत से। इस अध्याय में हम इस बात की चर्चा करेंगे कि मानव कब और किस रूप में सर्वप्रथम अस्तित्व में, अस्तित्व मतलब धरती पर कब आया था अपने स्वरूप के अंदर। ऐसा ही माना जाता है कि कदाचित इनके आज से लगभग 56 लाख वर्ष पहले पृथ्वी पर ऐसे प्राणियों का प्रादुर्भाव हुआ। प्रादुर्भाव मतलब शुरुआत हुई, जिन्हें हम मानव कह सकते हैं। इसके बाद यदि मानव के कई रूप बदले कि जब वो आया था, धरती पे आया था, तो उसके बाद के जो उसके स्वरूपों के अंदर काफी अंतर आया और कालांतर में लुप्त हो गए। यानी कि आगे चलते चलते वो समय के अनुसार अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाए या परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढाल नहीं पाए, जिसकी वजह से उनका जो अस्तित्व था वो लुप्त होता चला गया। और नए स्वरूप के अंदर आज जिस रूप में मानव को देखते हैं, हम आगे आधुनिक मानव कहा है। इनके आज का जो मानव है, जिसका वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस सेपियंस, जिसको हम आधुनिक मानव कहते हैं। वैसे लोग 1,60,000 साल पहले पैदा हुए थे। लगभग 8,000 ईसा पूर्व तक मानव इतिहास के इस लंबे अरसे के दौरान लोग दूसरों द्वारा मारे गए या अपनी मौत खुद मरे प्राणियों के शरीर में से मांस निकालकर जानवरों का शिकार करके अथवा पेड़ पौधों से कंदमूल, फल और बीज आदि बटोरकर अपना पेट भरते थे। यानी कि अगर हम बात करें आज के मानव से 8,000 वर्ष पहले की, तो मानव अपना जीवन यापन करने के लिए जानवरों को मारकर, शिकार कर पेड़ पौधों से फल बीज आदि इकट्ठा करके अपना पेट भरता था। और धीरे धीरे उन्होंने पत्थर से औजार बनाना और आपस में बातचीत करना सीखा। और जब आपस में वो एक दूसरे के नजदीक आए तो उन्होंने बातें की या एक दूसरे के संकेतों के माध्यम से समझा और अपने नए नए औजार या जो औजार थे उनके अंदर विकास करते गए। हालांकि आगे चलकर आदमी ने भोजन जुटाने के कई और तरीके अपना लिए थे कि आगे चलकर जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया तो उसके भोजन जुटाने के और भी तरीके आए थे। पर शिकार और संग्रह, यानी कि पशुओं का शिकार करना और जो चीजें हैं जैसे जानवर है या कोई फल है, कंदमूल है, उनको इकट्ठा करना, वो संग्रह कहलाता है। करना यानी इधर उधर से खाने की चीजें तलाशने और बटोरने का तरीका भी चलता रहा। आज भी दुनिया के कुछ भागों में ऐसे शिकारी संग्रहक समाज हैं जो शिकार और संग्रह से अपने भोजन की व्यवस्था करते हैं। और ये परंपरा है वो आज भी दुनिया के बहुत से क्षेत्रों के अंदर पाई जाती है, जो अपना भोजन की व्यवस्था पुराने तरीकों के अनुसार करते हैं। इसलिए हम यह सोचने पर मजबूर होते हैं कि आज के इन शिकारी संग्राहक लोगों के जीवन शैली का अध्ययन करने से हमें अतीत के बारे में कुछ जानकारी मिल सकती है या नहीं है। इनके आज के जो तरीके हैं, अगर उन तरीकों से हम प्राचीन मानव के जानकारी जानना चाहे तो उसके लिए कोशिश करेंगे। और इसी अध्याय में हम क्रम अनुसार उन चीजों का अध्ययन करेंगे, उन चीजों का बारे में जानेंगे जो इस चीज को अनुमान लगाने में या उस चीज के निर्धारण करने में अपना योगदान देती है। आज हमें आदिमानव के इतिहास की जानकारी मानव के जीवाश्म पत्थर के औजारों और गुफाओं की चित्रकारियों की खोज से मिलती है। यानी कि मानव के इतिहास की जानकारी के वर्तमान में 3 तरीके पाए गए: जीवाश्मों से, पत्थर के औजारों से और गुफाओं के चित्रों से। इनमें से प्रत्येक खोज का अपना एक इतिहास है। तो सबसे पहले हम यहाँ जान लेते हैं कि जीवाश्म होते क्या हैं। जीवाश्म किसे कहा जाता है? जीवाश्म क्या है? जीवाश्म शब्द एक अत्यंत पुराने पेड़ पौधे, जानवर या मानव के उन अवशेषों या छापों के लिए प्रयुक्त किया जाता है जो एक पत्थर के रूप में बदलकर अक्सर किसी चट्टान में समा जाते हैं और फिर लाखों साल तक उसी रूप में पड़े रहते हैं। कि कोई जानवर है, कोई मर जाता है तो उसको हम नीचे से, हम अगर अपने प्लाट के अंदर या अपने घर के अंदर या अपने खेत के अंदर कोई जानवर मर जाता है, उसको हम दफना देते हैं और दफनाने के बाद हम कई सालों के बाद या आने वाले कई सालों के बाद उसकी खुदाई करते हैं तो उस जानवर के जो अवशेष निकलेंगे, उसकी हड्डियां निकलेंगी या उसके जो भी अवशेष हैं, बाढ़ हैं, शरीर त्वचा के बाढ़ हैं या कुछ भी कोई अवशेष निकलेगा तो उसको हम जीवाश्म कहते हैं।
तो समझ में आ गया बच्चों, जीवाश्म किसे कहा जाता है। उसी प्रकार मानव के औजार गुफाओं की चित्रकारियों की खोज से मिलती हैं। इनमें से प्रत्येक खोज का अपना एक इतिहास है। अक्सर जब ऐसी चीजें सर्वप्रथम की गई, इनके सर्वप्रथम पहली बार जब की गई, अधिकांश विद्वानों ने यह मानने से इनकार कर दिया कि जीवाश्म प्रारंभिक मानव के हैं। उन्हें आदिकालीन मानव द्वारा पत्थर के औजार या रंग रोगन बनाए जाने की योग्यता के बारे में भी शक था। एक अरसे के बाद इन जीवाश्मों, औजारों और चित्रकारियों के सच्चे महत्व को स्वीकार किया गया। इस बात को स्वीकार करने के लिए, मानव के जो जीवाश्मों को स्वीकार करने के लिए काफी दशक या काफी अरसा, शताब्दी लगे, तब जाके मानव ने इन बातों को स्वीकार किया था। मानव का विकास क्रमिक रूप से हुआ। इस बात का साक्ष्य हमें मानव की उन प्रजातियों के जीवाश्मों से मिलता है जो अब लुप्त हो चुकी हैं। यहाँ जो शब्द आया है प्रजाति, प्रजाति का अर्थ क्या होता है? प्रजाति या स्पीसीज जीवों का एक ऐसा समूह होता है जिसके नर और मादा मिलकर बच्चे पैदा कर सकते हैं और उनके बच्चे भी आगे प्रजनन करने यानी संतान उत्पन्न करने में समर्थ होते हैं। एक प्रजाति विशेष के सदस्य दूसरी प्रजाति के सदस्यों से संभोग करके बच्चे पैदा नहीं कर सकते। तो इस व्यवस्था को, इस प्रक्रिया को कहा जाता है प्रजाति या स्पीसीज। तो इन प्रजातियों की अपनी कुछ विशेषताएं या शारीरिक लक्षण होते हैं। इन लक्षणों के आधार पर मानव को भिन्न भिन्न प्रजातियों में बांटा गया है। यानी जो भी प्रजाति है या जो भी स्पीसीज है उसके अपने शारीरिक लक्षण है और इन लक्षणों के आधार पर हम उसको विभिन्न प्रजातियों में बांटते हैं। जीवाश्मों की तिथि का निर्धारण प्रत्यक्ष रासायनिक विश्लेषण द्वारा अथवा उन परतों या तलछटों के काल का परोक्ष रूप से निर्धारण करके किया जाता है। यानी कि जीवाश्म की जो तिथि है, तिथि का निर्धारण करने के लिए जो रासायनिक विश्लेषण, जिसे हम कार्बन 14 बोलते हैं या कार्बन 2039 बोलते हैं, तो उनके आधार पर उनका विश्लेषण किया जाता है, जिनमें वे दबे हुए पाए जाते हैं। जब एक बार जीवाश्मों की तिथि यानी काल का पता चल जाता है, तब मानव विकास का क्रम निर्धारित करना कठिन नहीं रहता। लगभग 200 वर्ष पहले सर्वप्रथम जब ऐसी खोजें की गई थी, तो अनेक विद्वान यह मानने को तैयार नहीं थे कि खुदाई में मिले जीवाश्म और पत्थर के औजार तथा चित्रकारियां जैसी अन्य चीजें वास्तव में मनुष्य के आदिमकालीन रूपों से संबंध रखती थी। विद्वानों की यह हिचकिचाहट आमतौर पर बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट पर अभिव्यक्त थी। इनके जो ये लोगों की सोच थी, जो बाइबल का पुराना स्वरूप था जिसे ओल्ड टेस्टामेंट कहा जाता था, तो उनके रूप से संबंधित थी कि परमेश्वर ने सृष्टि की रचना करते समय ने अन्य प्राणियों के साथ मनुष्य को भी बनाया है। ओल्ड टेस्टामेंट में ये विचार दिए गए थे कि भगवान ने जब अन्य प्रजातियों को बनाया तो उसके साथ ही मानव का भी विकास हुआ। विद्वानों की ऐसी हिचकिचाहट का एक उदाहरण देखिए, जो यहाँ खोपड़ी और अस्थिपंजर के जो टुकड़े मिले उनके बारे में किया गया था कार्ल फुलरोट के द्वारा, जो एक प्राकृतिक इतिहासज्ञ थे। कार्ल फुलरोट जो एक प्राकृतिक इतिहास विशेषज्ञ थे। जांच के बाद उन्हें पाया कि खोपड़ी आधुनिक मानव की नहीं थी। फिर उन्होंने प्लास्टर की उस खोपड़ी का ढांचा बनाया और उसे बोन विश्वविद्यालय में शरीर रचना विज्ञान के प्रोफेसर हरमन शॉपहोसेन के पास भेज दिया। अगले ही वर्ष उन्हें मिलकर एक शोध पत्र प्रकाशित किया जिसमें उन्होंने दावा किया कि यह खोपड़ी एक ऐसे मानव रूप की है जो अब अस्तित्व में नहीं है। उस समय तो विद्वान इस बात को मानने के स्वीकार नहीं किया या घोषित कर दिया कि खोपड़ी एक ऐसे व्यक्ति का जो बहुत बाद के समय का हुआ था। मनुष्य के क्रमिक विकास के अध्ययन में एक युगांतकारी घटना 24 नवंबर 1859 को घटी, जब मनुष्य की उत्पत्ति के विषय में चार्ल्स डार्विन की पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज प्रकाशित की गई। यानी कि मानव के विकास के क्रम को निर्धारित करने में के बारे में जानने के लिए चार्ल्स डार्विन ने एक पुस्तक लिखी थी 24 नवंबर 1859। उस पुस्तक के प्रथम संस्करण की सभी 1250 प्रतियां उसके प्रकाशन के दिन ही हाथों हाथ बिक गई थी। डार्विन ने इस पुस्तक में दलील दी थी कि मानव बहुत समय पहले जानवरों में से क्रमिक रूप से विकसित होकर अपने वर्तमान रूप में आया है। कि डार्विन ने यह सिद्धांत दिया था कि जो आज का मानव है
ये जैसे ओल्ड टेस्टामेंट में कहा गया था कि अन्य प्रजातियों के साथ या जानवरों के साथ आज का जो मानव है उसका विकास वो परमेश्वर ने ऐसे ही पैदा किया था। लेकिन डार्विन ने सिद्धांत दिया तो उस सिद्धांत में दर्शाया गया कि जो आज का मानव है वो जानवर मतलब एक प्रक्रिया के तहत एक कर्मिक विकास के तहत वो उसका विकास हुआ और उसके विकास मतलब उसका स्वरूप आज के होमो सेपियंस मानव का स्वरूप बना है। तो ऐसे ही कुछ खोपड़ियाँ यहाँ पर पाई गई थी जिसे प्राप्त करने कठिन कार्य मतलब जिससे निर्धारण किए गए थे। तो एक ये खोपड़ी मिली थी जो निएंडरथल मानव की खोपड़ी है। कुछ लोगों ने इसे खोपड़ी के पुरातत्व को स्वीकार नहीं किया और यह बताया कि यह खोपड़ी किसी मूर्ख या जड़ बुद्धि प्राणी की है। लेकिन इन चीजों का अध्ययन करने के लिए हम मानव के क्रमिक विकास के अध्ययन के लिए इन चित्रों के माध्यम से इन खोपड़ियों का अध्ययन किया गया जिसमें हर एक की अलग अलग विशेषता बताई गई है। जैसे कि इन चार खोपड़ियों जो पहली खोपड़ी एक वानर की बताई गई है, खय खोपड़ी एस्ट्रोपेल्थिक मानव प्रजाति की है, घय खोपड़ी होमो सेपियंस की है और जो लास्ट की है वो होमो सेपियंस जो आज का चिंताशील मानव है उसकी बताई गई है। चित्रों में दिखाई गई खोपड़ियों की रचना आप जो भी अंतर पाएंगे उनका कारण वे परिवर्तन है। इनकी खोपड़ियों के अंदर जैसे पहले से लेकर लास्ट तक तो इन खोपड़ियों के स्वरूप और आकार में जो परिवर्तन हुआ है वो जो परिवर्तन है वो क्रमिक विकास के फलस्वरूप उत्पन्न हुए हैं कि जैसे पहले अलग काल की थी फिर आगे अलग काल की आई तो उस काल निर्धारण के आधार पर इनमें परिवर्तन आए। मानव के क्रमिक विकास की कहानी बहुत ज्यादा लंबी और कुछ जटिल या उलझी हुई भी है। इस संबंध में अनेक अनुत्तरित प्रश्न भी उठे हैं और नए नए प्राप्त तथ्यों और सामग्रियों से अक्सर पुरानी समझ या जानकारी में परिवर्तन शोधन करने पड़े हैं। आइए कुछ घटनाक्रमों तथा परिवर्तनों को उनके परिणामों पर कुछ अधिक गहराई से चर्चा करेंगे। मानव के विकास के क्रम को 360 से लेकर 240 लाख वर्ष पहले तक खोजा जा सकता है। कभी कभी हमारे लिए इतने लंबे समय के विस्तार की कल्पना करना बहुत कठिन हो जाता है। यदि आप अपनी पुस्तक के एक पृष्ठ को 10,000 वर्षों के बराबर माने तो 10 पृष्ठ 1 लाख वर्ष के बराबर और एक पृष्ठ 10 लाख वर्षों के बराबर होंगे। इस प्रकार 360 लाख वर्षों के बारे में सोचने के लिए आपको 3600 पृष्ठों की पुस्तक की कल्पना करनी होगी। यह वह समय था जब एशिया तथा अफ्रीका में स्तनपायी प्राणियों को प्राइमेट नामक श्रेणी का उद्भव हुआ था। कहाँ पर हुआ था भाई? ये एशिया और अफ्रीका में। स्तनपायी प्राणी होते हैं जो अपने बच्चों को अपना दूध पिलाकर पालते हैं, उनको स्तनधारी या स्तनपायी प्राणी कहा जाता है। कि प्राइमेट नामक श्रेणी और इन स्तनपाइयों की एक प्राणी श्रेणी थी जिसका नाम था प्राइमेट। प्राइमेट क्या होता है? प्राइमेट स्तनपायी प्राणियों के एक अधिक बड़े समूह के अंतर्गत एक उप समूह था। इस प्राइमेट उप समूह में वानर, लंगूर और मानव शामिल थे। इनके प्राइमेट समूह में कौन कौन आते थे? वानर, लंगूर और मानव। उनके शरीर पर बाल होते हैं। बच्चा पैदा होने से पहले अपेक्षाकृत लंबे समय तक माता के गर्भ में पलता है। माता में बच्चों को दूध पिलाने के लिए ग्रंथियां होती हैं। प्राइमेट प्राणियों के दांत भिन्न भिन्न किस्म के होते हैं। ये प्राइमेट प्राणियों की विशेषताएं हैं और ये क्वेश्चन 2 नंबर में आता है यहाँ से कि प्राइमेट प्राणी किसे कहा जाता है। उसके बाद लगभग 240 लाख साल पहले प्राइमेट श्रेणी में एक समूह उत्पन्न हुआ। इनके प्राइमेट प्राणियों से आगे एक नया समूह आया जिसको होमिनाइड कहा गया। क्या कहा गया उसको? होमिनॉइड कहते हैं। इस उप समूह में वानर यानी एप शामिल थे। इनके प्राइमेट के बाद जो नया उप श्रेणी आई थी उसको था होमिनॉइड कहते थे और इस उप समूह में वानर थे। और फिर बहुत समय बाद लगभग 56 लाख वर्ष पहले हमें पहले होमिनिड
प्राणियों के अस्तित्व का साक्ष्य मिलता है। यानी कि 56 लाख वर्ष पहले हमारा जो दूसरा प्राणी समूह आया था वो था होमिनिड। होमिनिड प्राणी के साक्ष्य मिलते हैं। होमिनिड वर्ग होमोनॉइड उपसमूह से विकसित हुआ था। जो ये होमिनिड वर्ग था, यानी कि आज का आधुनिक मानव से पहले की जाति थी, वो जो जाति आई थी वो होमोनॉइड उपसमूह से विकसित हुई थी। उन दोनों में अनेक समानताएं पाई जाती थी कि होमोनॉइड और होमिनिड के अंदर बहुत सी समानताएं थी, लेकिन कुछ बड़े अंतर हैं। होमिनोइडों का मस्तिष्क होमिनिडों की तुलना में छोटा होता था। यानी कि जो होमोनॉइड थे, यानी कि जो होमिनिड से पहले की जो प्रजाति जो प्राइमेट से निकल के आई थी, उनकी मस्तिष्क क्षमता थी वो कम थी और होमिनिडों की ज्यादा थी। यानी कि अनुमान लगाया जाता है कि होमिनिडों की मस्तिष्क क्षमता वो 450 से लेकर 500 घन सेंटीमीटर की थी और होमिनिडों की थी वो 700 से 750 घन सेंटीमीटर की थी। वे चौपाए थे, यानी कि होमोनॉइड जो थे वो चौपाए थे। चौपाए क्या होते हैं? जो चारों पांव से चलते हैं, यानी कि चारों पैरों से बल चलते थे, लेकिन उनके शरीर का अगला हिस्सा और अगले दोनों पैर लचकदार होते थे। इसके विपरीत होमिनिड सीधे खड़े होकर पिछले दो पैरों के बल पर चलते थे। उनके हाथ विशेष किस्म के होते थे जिनकी सहायता से वे औजार बना सकते थे और उनका इस्तेमाल कर सकते थे। हम अगले अनुभाग में उनके द्वारा बनाए गए औजारों और उनकी विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। जब हम अधिमानव के हथियारों के बारे में पढ़ेंगे तो उसी में हम होमिनिडों के द्वारा बनाए गए हथियारों की जानकारी लेंगे। उसके बाद दो प्रकार के साक्ष्य से यह पता चलता है कि होमिनिडों का उद्भव अफ्रीका में हुआ था। कि जो होमिनिडों थे उनका जो उद्भव हुआ था, विकास हुआ था, वो अफ्रीका में हुआ था। पहला तो यह है कि अफ्रीकी बांदरों का समूह होमिनिडों से बहुत गहराई से जुड़ा था। उसके कारण दो कारण थे कि पहला कि जो अफ्रीका के जो बांदर थे वो होमिनिडों से जुड़े थे, एक दूसरे से उनकी समानताएं थी। दूसरा, सबसे प्राचीन होमिनिड जीवाश्म जो कि एस्ट्रोपेलेथिक्स वंश के थे, यानी कि जो वंश मतलब जीनस जिसे कहा जाता है, कि जो होमिनिडों का जो पहला जो वंश था वो था एस्ट्रोपेलेथिक्स। एस्ट्रोपेलेथिक्स होता है दक्षिणी मानव। एस्ट्रोपेलेथिक्स का होता है दक्षिणी मानव। पूर्वी अफ्रीका में पाए गए हैं और उनका समय लगभग 56 लाख वर्ष पहले का माना जाता है। इसके विपरीत अफ्रीका से बाहर पाए गए जीवाश्म 18 लाख वर्ष अधिक पुराने नहीं हैं। इनके अफ्रीका के बाद यूरोप के इनके विश्व के अन्य हिस्से हैं, जैसे कि यूरोप है, एशिया है या अमेरिका महाद्वीप है, वहां पर जो अवशेष मिले हैं एस्ट्रोपेलेथिक्स के वो 18 लाख वर्ष पहले के पुराने नहीं हैं। यानी कि अफ्रीका के अंदर 56 लाख वर्ष पहले के हैं और अन्य क्षेत्रों के अंदर वो 18 लाख वर्ष पहले के हैं। यहाँ पर होमिनिड और जो होमिनोड और होमिनिड के जो मानवीय का जो हाथ था, उस हाथ के अंदर जो परिवर्तन आए धीरे धीरे, इन तीन तस्वीरों के माध्यम से क्रमिक हाथ के विकास को दिखाया गया है। जिसमें पहला जो तय आकृति का हाथ है वो एक चिंपैंजी की ठीक व सूक्ष्म पकड़ दर्शाती है, जिनकी जो चिंपैंजी है। दूसरा है वो होमिनिड की दुरुस्त व सूक्ष्म पकड़ दिखाता है और तीसरी आकृति हाथ की सख्त पावर पकड़ दर्शाती है, यानी कि जो आधुनिक मानव का इतिहास है या उससे पहले के जो पूर्वज थे उनके हाथों को दिखाता है। होमिनिड नामक परिवार के सदस्य थे। जो होमिनिड थे उनका जो परिवार का नाम था वो था होमिनिडेई। इस परिवार के सभी रूपों के मानव प्राणी शामिल हैं। इनके इस परिवार के जो मानव प्राणी सम्मिलित होते हैं इसके रूप में होमिनिड समूह की अनेक विशेषताएं थी। ये होमिनिडों की क्या विशेषताएं थी? पहली विशेषता क्या थी? मस्तिष्क का आकार बड़ा था, पैरों के बल सीधे खड़े होने की क्षमता थी, दो पैरों के बल चलना, हाथ की विशेष क्षमता जिससे वह औजार बना सकता है और उनका इस्तेमाल कर सकता है। ये होमिनिड की विशेषताएं थी। होमिनिडों को आगे कई शाखाओं में विभाजित किया जाता है। इन शाखाओं का विभाजित किया जाता है। इन शाखाओं को जीनस कहते हैं। इनके जो होमिनिडों की आगे जो शाखाएं बनी उन शाखाओं को जीन्स अथवा वंश कहते हैं। इन शाखाओं में एस्ट्रोपेलेथिक्स और होमो अधिक महत्वपूर्ण है। और जो ये होमिनिडों की आगे शाखा बनी वो पहली शाखा बनी एस्ट्रोपेलेथिक्स, फिर बनी दूसरी होमो इरेक्टस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस और फिर निएंडरथल।
इन शाखाओं में प्रत्येक की कई प्रजातियां होती हैं। एस्ट्रोपैलेथिक्स और होमो के बीच कुछ बड़े अंतर उनके मस्तिष्क के आकार, यानी कि दोनों के अंदर एस्ट्रोपैलेथिक्स और होमो के बीच के जो अंतर थे, उनके अंतरों के जो आधार थे वो मस्तिष्क के आधार पर पाए गए थे। जबड़े के आधार पर, दांतों के संबंध में, इनके 3-4 तरह के उनके आधार पर उनके अंतर देखे गए थे। एस्ट्रोपैलेथिक ज्यादा बड़े होते हैं। एस्ट्रोपैलेथिक के मस्तिष्क का आकार होमो की अपेक्षा बड़ा होता है, जबकि जबड़े अधिक भारी होते हैं और दांत भी ज्यादा बड़े होते हैं। दरअसल इन प्रजातियों को वैज्ञानिकों द्वारा जो नाम दिए गए थे वे सभी लातिनी और यूनानी भाषा के शब्दों से बने थे। उदाहरण के लिए एस्ट्रोपैलेथिक्स नामक लातिनी भाषा का शब्द ऑस्ट्रल यानी दक्षिणी और यूनानी भाषा के शब्द पीथिक्स यानी वानर से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है दक्षिणी वानर। यह नाम इसलिए दिया गया क्योंकि मानव के आद्य रूप में उनकी एफ अवस्था के अनेक लक्षण बरकरार रहे, जैसे हम होमो की तुलना में मस्तिष्क का अपेक्षाकृत छोटा होना, पिछले दांत बड़े होना, हाथों की दक्षता का सीमित होना, उसमें सीधे खड़े होकर चलने की क्षमता भी अधिक नहीं थी क्योंकि वह अभी भी अपना बहुत सा समय पेड़ों पर गुजारता था, इसलिए उसमें पेड़ों पर जीवन जीने के लिए आवश्यक अनेक विशेषताएं अब भी मौजूद थी, जैसे कि हम इनके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ जो जिन शब्द का अर्थ होता है वंश, होमिनिड बंदरों के कई तरह के भिन्न होते थे, उनके शरीर बंदरों के बड़ा आकार होता था। तो एस्ट्रोपैलेथिक्स की जो जानकारी मिलती वो उल्डवाई गोरेज की खोज 17 जुलाई 1959 में की गई थी, जिसमें एक जर्मन तितली संग्राहक द्वारा खोजा गया था, जिसका नाम था, जो आगे चलकर यह अल्ड्रोवी नाम मेरी और लुइस लीकी के साथ गहराई से जुड़ गया था, जिन्हें यहाँ 40 वर्षों से भी अधिक समय तक शोध कार्य किया था। मेरी लीकी ने ओल्डवाई और लेतोली में पुरातत्वीय खुदाई कार्यों की देखभाल की थी और वहां से कई अनेक रोमांचक खोजों को उनके साथ हाथ रहा। लुइस लीकी ने अपनी इस अद्भुत खोज का वर्णन इस प्रकार नीचे दिया था। बाकी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।